लाइव इलेक्शन स्पेशल के दूसरे चरण में हम बात करेंगे महागठबंधन की चुनावी रणनीति की, उसमें टकराव की और तेजस्वी के नौकरी बांटने वाले दांव की। एक तरफ एनडीए में सीट शेयरिंग पर सहमति बनती दिख रही है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर महासंग्राम छिड़ा हुआ है। कांग्रेस तेजस्वी यादव यानी आरजेडी के सामने आंखें तरी रही है। सूत्रों के अनुसार सीट बंटवारे को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच बात अभी तक नहीं बन पाई है। कांग्रेस ने आरजेडी को जल्द से जल्द सीट बंटवारे को फाइनल करने को कहा है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को उतारना शुरू कर देगी। दूसरी तरफ पटना में आरजेडी की बैठक हुई। राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। इसमें गठबंधन पर फैसला लेने के लिए लालू को सारे अधिकार दे दिए गए हैं। यदि बात महागठबंधन की रणनीति की करें तो तेजस्वी ने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो बिहार के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। ऐसे में अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो बिहार में हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने दावा किया कि सरकार बनने के 20 दिन के भीतर नया अधिनियम लाया जाएगा और 20 महीने के अंदर अंदर हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। तेजस्वी ने कहा कि इस योजना के लिए साइंटिफिक अध्ययन किया गया है और नौकरी के लिए फंड का इंतजाम भी कर लिया गया है। बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। इन्होंने 20 साल तक कोई नौकरी नहीं दी, कोई रोजगार नहीं दी, लेकिन सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर ये अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। जॉब यानी जश्न बिहार, जश्न ऑफ बिहार। तेजस्वी ने दावा किया कि वो लोगों को ठगने के लिए ये वादा नहीं कर रहे हैं। उनके पास इसका पूरा रोड मैप तैयार है, लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा वादा वो पूरा कैसे करेंगे। आंकड़ों के मुताबिक बिहार में करीब 2,97,00,000 परिवार हैं। इनमें से सिर्फ 18,23,000 लोगों के पास सरकारी नौकरी है। इसका मतलब ये हुआ कि तेजस्वी को अपना वादा पूरा करने के लिए 2,80,00,000 सरकारी नौकरी देनी होगी, वो भी सिर्फ 20 महीने में। सवाल है कि ये कैसे होगा, क्योंकि नीतीश सरकार भी पिछले 20 सालों में सिर्फ 10 लाख सरकारी नौकरी ही दे सकी है। बड़ा सवाल ये है कि वादे पर वादे किए जा रहे हैं, पर इरादे की सच्चाई क्या है, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान हैं। मेरे साथ मयंक मौली जी जुड़े हुए हैं बीजेपी से, मधु मंजरी कुशवाहा आरजेडी से जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर संजय कुमार है मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार। इसके अलावा मेरे साथ दादा भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, अरविंद मोहन जी वरिष्ठ पत्रकार। अरविंद जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या 2,80,00,000 नौकरी दी जा सकती है, क्योंकि 2,97,00,000 परिवार हैं और लगभग 18,23,000 कुल जॉब्स हैं। देखिए, वायदा जो है, आपको ध्यान होगा पिछले बार लोकसभा चुनाव में, उससे पिछले वाले में मोदी जी ने 6,000 रुपया देने का वायदा किया था किसानों को, और कांग्रेस ने 6,000 महीने का वायदा किया था। लोगों ने 6,000 महीने पर भरोसा नहीं किया, 6,000 साल पे भरोसा लोगों ने किया और मोदी जी को वोट मिला। तो इसलिए वायदा करते वक्त इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि वायदा पूरा होने लायक। मोदी जी ने ही जो वायदा चुनाव के समय किया, हालांकि वो चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा नहीं था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे और कितना 15-15 लाख ले आएंगे, तो वायदा करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्या पूरा होगा, नहीं होगा। आपको वर्केबल नहीं लगता? मुझे नहीं लगता कि हर परिवार को सरकारी नौकरी, और आज के दिन में जब इकोनॉमी एक अलग लाइन पे चल रही है, उसमें इस तरह से नौकरी देने का कोई वादा करे और पूरा कर दे। असली चीज़ ये है कि पिछले चुनाव में एक तरह से तेजस्वी ने छक्का मारा था। जब हम सब लोग जाति का गणित और सोशल इक्वेशन और ये सब बैठ कर रहे थे, तब उन्होंने रोजगार को इशू बनाया और उसमें सब जने बैकफुट पे आ गए। माने जेडीयू भी, बीजेपी भी, सब कि हम तो इतना काम देंगे और ये देंगे आपको, और चुनाव लगभग जीत लिया था उस एक इक्वेशन बदलने से। तो उससे उनकी इमेज काफ़ी अच्छी हुई, पार्टी को काफ़ी लाभ हुआ। उनको लगता होगा कि इसी किस्म का कोई वायदा हम थोड़ा 4 कदम और आगे बढ़ के कर दें। मुझे नहीं लगता कि ये विश्वसनीय नारा है और इतने भर से काम चलेगा। और जिन 2 चीज़ों पे चुनाव अब तक आ रहा था
एक तो वोट चोरी का इशू था, उस पर भी तेजस्वी आगे नहीं है, उसमें वो कांग्रेस को लीड है। और उससे भी ज़्यादा करप्शन का जो इशू इस बीच प्रशांत किशोर ने उठाया है, वो उठाने से जाने क्यों वो डर रहे हैं। बड़े अजीब बात है कि प्रशांत किशोर नाम लेके करप्शन के चार्ज लगा रहे हैं। उनको ये लगता होगा ना उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप है, तो शायद काउंटर तो उनके परिवार पे, उन पे, या हो सकता है कि केसेस खुल जाए। तो इसलिए अगर लीडर इतना डरा हुआ होगा तो फिर उम्मीद करे कि दूसरा मुद्दा उठा के वो साइड लाइन कर लेगा चीज़ों को और फिर अपने और सब चीज़ें खींच लेगा। ये मुझे लगता है ये कुछ ज़्यादा ऊंची बात सोच रहे हैं। इतने से काम चलना नहीं। जो इशू आप चला रहे थे उनको चलाइए, मजबूती से चलाइए, और जो सामने आ रहे हैं इशू उनको, माइग्रेशन का इशू आप उठाने की स्थिति में नहीं है, करप्शन का इशू आप उठाने की इशू में नहीं है, वोट चोरी का मामला भी मुझे लगता है चुनाव आयोग का व्यवहार बदलने या सुप्रीम कोर्ट के दखल देने से वो इशू धीरे धीरे डाइल्यूट हुआ है। अभी तक तो एक भी कंप्लेन नहीं है कि ये नया नाम जोड़ दिया जाए और ये उससे भी ज्यादा जो पॉलिटिकल इशू था, जैसे बीजेपी उसमें थोड़ा चुप पड़ गई, चुनाव आयोग चुप्पी लगा गया, तो उन सबसे वो इशू नीचे आया है। कोर्ट ने दखल दे के करेक्शंस करा दिए, जिन करेक्शंस पे हर आदमी फील कर रहा था। तो इसलिए अब आप ये नया मुद्दा लेके आइए और वो चल ही जाए, मुझे अभी भी इसका भरोसा नहीं होता, क्योंकि ये इतना बड़ा है कि इतना वादा तो शायद देश के लेवल पे करना भी मुश्किल हो जाएगा। बहुत बड़ा वादा है। मधु मंजरी कुशवाहा जी, 2 करोड़ 80 लाख रोजगार, कहां से आएंगे रोजगार, कहां से आएंगे पैसे और कहां से मिल जाएगी इनको सरकारी नौकरी? एक कोई रोड मैप बता दीजिए, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि आपने साइंटिफिक स्टडी कर ली है, फंड्स का इंतजाम कर लिया है, आपको जितना पैसा चाहिए वो बिहार के अभी के बजट का 2 गुना है, एग्जैक्टली 2 गुना। देखिए दीपक जी, आप जब बात करते हैं बिहार की, तो आज बिहार को जुमले की नहीं जॉब की जरूरत है, ये तो आप मानते हैं और पक्ष के लोग भी मानते होंगे कि आज बिहार को जुमलेबाजी की जरूरत नहीं है, जॉब की जरूरत है। हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम इस पे काम किए हुए हैं। जहां अभी हमारे अरविंद मोहन सर ने बोला कि ये बैकफुट पे है, क्यों जरूरी क्या है कि जो कोई दूसरा सामने वाला बोल रहा है उन्हीं के हम फील्ड पे खेलें, उन्हीं के पिच पे हम आए खेलने के लिए? जरूरी नहीं है कि जो सामने वाला कोई दूसरी पार्टी का लोग बोल रहा है तो वही हमारे नेता भी बोले और हम लोग भी बोले, जरूरी नहीं है। क्योंकि जब वो एक जन वो बोल रहा है तो क्या हम उसके पीछे पीछे जाएं? नहीं, हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, हमारा अपना सोच है, हमारा अपना विचार है और हम अपने विचार के साथ चलते हैं कि दूसरे के बिछाए हुए पिच पे हम नहीं खेलने वाले हैं। और जहां बात आती है बिहार की, तो बिहार में जरूरत है आज जॉब की, बिहार में जरूरत है आज रोजगार लाने की, बिहार में जरूरत है कि आप जो आईटी सेक्टर लाने की। तो जिस तरह की बातें हैं बहुत है, फूड प्रोसेसिंग, फूड मिनिस्टर हैं हमारे, लेकिन अभी तक यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, जबकि हमारे यहाँ मक्का, गन्ना से लेकर के टमाटर से लेकर बहुत सारे मतलब ऐसे अनाज है जो होते हैं, बहुत सारा लाइन है जिस पे आप चल सकते हैं। तो ऐसे सिर्फ नहीं है कि हम लोग, ऐसा नहीं है कि हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक रात उठे और सुबह वो करके बोल दिया। लेकिन अब जहां बात करते हैं कि जब अभी तक आपने ये नहीं बताया कैसे देंगे, कैसे देंगे ये तो बता दीजिए। नहीं, जिस घर में नौकरी नहीं है उस घर में नौकरी की, उस परिवार में नौकरी की बात हमने करा। पहले भी जब आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने पिछला बिहार विधानसभा में जब बोला था कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो यही आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी बोला था कहां से लाएगा, किनके यहाँ से लाएगा। आपको भी पता है कि किस तरह से मुख्यमंत्री जी ने किस शब्दों का इस्तेमाल किया था, लेकिन प्रबल इच्छा शक्ति के साथ जो काम हुआ, नो डाउट कि उसमें मुख्यमंत्री जी का भी हाथ था, लेकिन इच्छा शक्ति जो थी तेजस्वी प्रसाद यादव जी का था, रोड मैप तेजस्वी प्रसाद यादव जी का था, ये तो मानना पड़ेगा। नहीं तो इससे पहले ये गांधी मैदान, ये मान ली मैंने आपकी बात, पर ये तो बताइए कि कैसे देंगे 2 करोड़ 80 लाख नौकरी? मधु मंजरी जी, इस पर तो थोड़ा प्रकाश डालिए। 2 करोड़ 80 लाख, इतनी तो यूरोप के ज्यादातर देशों की जनसंख्या नहीं है। दीपक जी, ये चीटिंग वाली सरकार है, पता है ना आपको? जो भी चीज होगा, जो भी पेपर लीक हो जाएगा, जो एग्जाम देने जाएगा पेपर लीक होता है, पेपर लीक हमें नहीं कराना है। आप जो चीज आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बोले 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 125 यूनिट बिजली फ्री। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बोले सुरक्षा पेंशन के तहत जितने भी दिव्यांग जो है, महिलाएं हैं, जो विकलांग है, बुजुर्ग है, उनको 1500 करेंगे, इन्होंने 1100 किया। ये चीटिंग वाली सरकार के आगे तो नहीं है बुलवाइए ना तो पता चला कोई चीटिंग हो गया।
हमने माई बहन मान योजना के तहत बोला कि 2,500 देंगे, ये 10,000 डायरेक्ट। अरे पर आप अभी मधु मंत्री जी आप अभी भी नहीं बता रही हैं कि 2,80,00,000 नौकरी कैसे देंगे। हम अभी क्यों अपनी बात को खोलें? ये चीटिंग वाली सरकार है, पता चला। अभी क्यों अपनी बात को खोलें? नेता लग चुका है, चीटिंग नहीं कर सके। जहां जब भाई वो अपनी बात को मयंक मौली जी, अब मधु जी रुक जाइए। मयंक मौली जी वो अपनी बात को इसलिए नहीं खोल रही है कि आप चीटिंग करके उनका आइडिया चुरा लेंगे, क्योंकि आप लगातार ऐसा करते आए हैं। वाली सरकार हर परीक्षा में चीटिंग, हर एग्जाम में चीटिंग। अब सर यदमुल्ला मैडम को थोड़ा शांत रहने बोलिए, मैं बताता हूँ इसके पीछे जो डिस्क्लेमर जो तेजस्वी यादव ने नहीं दिया है, जो कि हमेशा आप देखते होंगे ऐड के बीच में लगाया जाता है, कंडीशन वो अप्लाई वाला। तो मैं बता देता हूं कैसे वो देंगे। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है सर, जब इनके पिताजी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब केंद्र में मंत्री हुआ करते थे 2004 से 2009 के बीच में, इन्होंने वो दिया ना, वो जो स्कीम जो था, वो जो स्कीम क्या थी, लैंड फॉर जॉब। एक मिनट अपनी बारी में बात कीजिए, मैंने आपने एक शब्द नहीं बोला। यदमुल्ला मैडम चुप हो जाइए, खोलने दीजिए। मैं अभी बात करने के लिए दीपक जी ऑडियो म्यूट कराइए, मैं फैक्ट और आंकड़े के साथ। अच्छा मधु मंत्री जी रुक जाइए, बीच में नहीं प्लीज। मधु जी बीच में नहीं प्लीज, बोलने के बाद बात करें, बीच में नहीं। मयंक जी, तो लालू प्रसाद यादव जी जब 2004 से 2009 में रेल मंत्री थे सर, तो लैंड फॉर जॉब नाम की एक बड़ी चमत्कारी स्कीम उन्होंने निकाली थी। अपनी जमीनें दो और नौकरी लो, ग्रुप डी में। आपने भी सर उसको कवर किया था। तो उसमें अभी जब ये ऐसा राजनीतिक परिवार है गांधी परिवार के बाद जो सपरिवार बेल पर रहा है उसी मामले में, जैसे मुख्य अभियुक्त लालू प्रसाद यादव जी हैं, राबड़ी देवी जी हैं, मीसा देव भारती जी हैं, हेमा यादव जी हैं, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव। अब एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा सर मैं आपको देता हूं। बिहार का कुल जो क्षेत्रफल है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर, और यानी कि 1,001 करोड़ वर्ग फुट है। इसमें सीबीआई की जो चार्जशीट है वो क्या है सर जानते हैं? लालू परिवार ने 1 लाख वर्ग फुट जमीन सिर्फ 26 लाख रुपए में अपने परिवार के नाम करा दी। उसके बाद से ईडी का एक मामला जो उनके ऊपर है, जो आज तक ये लोग बताने से छुपते हैं, एके इन्फो सिस्टम एंड एबी एक्सपोर्ट से, जो उस दौर में 63 करोड़ रुपए का नेटवर्थ रखा करती थी, उसको महज 1 लाख रुपए में अपने नाम करवा लिया गया। तो ये वो परिवार है। अब जो ये स्कीमें ला रहे हैं ना सर, 2,80,00,000 नौकरियों की, उतनी तो सर बिहार में जमीन नहीं है जिसको ये लालू परिवार लिखवाने पे आमदा है। अगर 1 करोड़ का ये वर्ग फुट का बिहार का टोटल क्षेत्रफल है, जिसमें 1 लाख का ये वर्ग फुट जमीन इनके पास इनके नेता ने लिखवा ली, और ये अपने आप को गरीब बोलते हैं। ये है सामाजिक न्याय। जो लालू प्रसाद यादव का करियर कभी चपरासी क्वार्टर से शुरू हुआ था, गोपालगंज के माड़ीपुर फलवरिया जहां से मैं भी आता हूं, उस जगह से जहां इनका शुरू हुआ था, आज ये व्यक्ति 1 लाख वर्ग फुट की जमीन इस आदमी के पास है, इस परिवार के पास है। इनके नेता जब मुंह छाने के पहले अरबपति बन जाते हैं। और सर आपको आश्चर्य होगा, जिसमें कि 200 करोड़ रुपए की जमीन, आज नहीं आज से 20 साल पहले के मैं बता रहा हूं सर्किल रेट के हिसाब से, 200 करोड़ की वर्ग जमीन जो है वो लगभग नेटवर्थ की जमीन तेजस्वी यादव जी को गिफ्ट में मिली। गिफ्ट में वो गिफ्ट डीड है, जिसके लिए आज सारा परिवार कहिए कि बेल पर यह है। और 13 तारीख आगामी 13 अक्टूबर को न्यायालय में मामला कहिए कि वो लंबित है, और हो सकता है कि उस पर सुनवाई हो। चार्जशीट ऑलरेडी कंप्लीटेड है। तो ये वही स्कीम है, बिहार के लोगों को 2 करोड़ नौकरियों का लालच दे दे और ऐसे करें कि कोई परिवार नहीं बचेगा। अरे घर से पकड़ पकड़ के नौकरी देंगे, जैसे एक दौर में घर से पकड़ पकड़ के बच्चे उठाए जाते थे अपहरण के लिए, उनका शोषण के लिए, बलात्कार के लिए महिलाएं उठाई जाती थी। आज इनकी सरकार आएगी तो उठा उठा के नौकरी देंगे। अपने जमीन के कागज तैयार रखिए, ये उस कागज को खींचेंगे और उस लैंड के एक्विजिशन करेंगे। मधु मंत्री जी तो आप पर आरोप लगा रहे कि पहले जैसे आपने जॉब के बदले जमीन ली, इस बार भी ले लेंगी। 1 लाख वर्ग फुट जमीन जो है वो इनके परिवार के पास है। सीबीआई की चार्जशीट है। 1 लाख वर्ग फुट जमीन, बिहार की कुल जमीन 1 करोड़ वर्ग फुट है। उसका आज तक आपने बताया कि बालिका गिरा, मुजफ्फरपुर बालिका गिरा कांड का अभियुक्त कौन था? अरे अपने घर में तेज प्रताप यादव जी की जो बहू थी, उनको तो आपकी नेत्री ने बाल नीच के केसों से बाहर खींच के कर दिया। क्या बात करती हैं आप महिला की? कौन था बालिका? क्या बात आप करती हैं महिलाओं की? अच्छा अब झगड़ा नहीं, ये मतलब तू मैं की बात अगर हो जाएगी तो मामला वही घूम फिर के वही शिफर पे आ जाएगा। मैं अरविंद मोहन जी के पास चलता हूँ। मयंक जी, मधु मंत्री जी, आप दोनों को रुकता हूँ। अरविंद मोहन जी मुझे बताइए, तेजस्वी यादव एक लीडर की तरह निखर कर आए 2020 के विधानसभा चुनाव के अंदर। उससे पहले भी 2 बार वो जो है, एक बार उससे पहले और एक बार उसके बाद वो उप मुख्यमंत्री भी रहे।
क्या वो अपनी लीडरशिप स्टैब्लिश कर चुके हैं और उस लीडरशिप को और मजबूत किया है इन चुनाव के पहले उन्होंने? आपको क्या लगता है? नहीं, लीडर वो इस्टेब्लिश हो चुके हैं, उसमें अब कोई डाउट नहीं है। दूसरा ये है कि उम्र उनके साथ है, उनके साथ काफ़ी सारी चीज़ें हैं और पार्टी इतनी बड़ी उनके साथ है। लेकिन मुझे अभी भी ये नहीं समझ में आता है कि क्या चीज़ उनको रोक रही है। कोई आंदोलन इन 5 वर्षों में हुआ हो बड़ा, जबकि बिहार में इतनी सारी समस्याएं हैं, अब सबको वो समस्याएं दिखने लगी हैं। तो आंदोलन का मामला, जो गलतियां हुई हैं बिहार सरकार से इस बीच, वो भी बड़ी हुई हैं, छोटी नहीं हुई हैं। उन पे कोई आंदोलन बना लेना, अभी इशू के चुनाव में ही मान लीजिए माइग्रेशन का, करप्शन का, बाकी चीज़ों का इशू, वो इशू सब आप सबको सूझ रहा है, इस बीच आरजेडी को क्यों नहीं सूझा? खुद बड़े इस पे सड़क पे कितनी दफ़े पार्टी आई है, मुझे वो भी नहीं समझ में आया इतने दिनों में, जबकि उनकी सरकार बदल दी गई, हटा दी गई, उनको किनारे कर, इतने मुकदमे चल रहे हैं। अब ये जरूर एनडीए पे है या नीतीश कुमार पे है या बीजेपी पे है कि कितना दिन लगेगा उनको लालू यादव और तेजस्वी यादव की गलतियां पकड़ के सजा तक ले आने में। अब न्यायपालिका पर एक बात है, लेकिन सब चीज़ें आपके हाथ में हैं। तो आपको भी सिर्फ ये कहना कि 1 लाख वर्ग फुट ज़मीन उनके पास है और कितना उन्होंने ले ली, इन चीज़ों को सामने ले आइए और उसको नतीजे तक पहुंचाइए। अब ये सिर्फ पॉलिटिकल इशू नहीं रहना चाहिए, उसको कानून के हिसाब से भी उसका नतीजा आ जाना चाहिए था। तो ये दोनों पक्षों की लड़ाई जो है, ये चुनाव के समय ही दिखाई दे, बाकी दिन न दिखाई दे। तेजस्वी के हक में ये चीज़ ज़रूर है कि उनका रिकॉर्ड पिछली दफ़े जिस तरह से वो इमर्ज होके आए हैं वो, और उनकी उम्र मेरे ख्याल से पार्टी में अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं। अभी उनके लिए किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट उनकी पार्टी में या उनके गठबंधन में भी मैं कहूँगा अब तक उनके नाम को लेके नहीं है। तो उस हिसाब से इतना सुरक्षित परिवार में तो है, परिवार में भी नहीं है। वो तेज प्रताप क्या करेंगे, उस रोहिणी आचार्य, रोहिणी, ये सब लीडरशिप के रेस में नहीं है। वो अपना अपना जगह जरूर चाहते होंगे, उनका महत्व चाहते होंगे, लेकिन लीडरशिप के रेस में वो सब नहीं है। तो इतना सुरक्षित लीडरशिप अगर है, इतना सिक्योर सब चीज़ें हैं, तब उनको क्या चीज़ रोक रही थी, ये मेरे समझ में नहीं आया कि 5 साल वो इंतजार करें, चुनाव आएगा तभी बोलेंगे, तभी एक्टिव होंगे, उसके पहले उनके लोग या उनके कार्यकर्ता नहीं होंगे। ये बात मेरी समझ में ठीक से आई नहीं। ठीक है, डॉक्टर संजय कुमार जी के पास चलते हैं। डॉक्टर संजय कुमार, एक फेस जब वोट चोरी वाली जो यात्रा निकली थी, वोटर अधिकार यात्रा, उससे पहले का फेज याद करिए। तेजस्वी ने एक तरह से टेक ऑफ कर लिया था, उसके बाद बीच में ये यात्रा आ जाती है। क्या वो तेजस्वी का टेक ऑफ क्रैश लैंडिंग तक पहुंच गया है आज की सिचुएशन में? आपको क्या लगता है? और खासकर से वोटर अधिकार यात्रा का आपको इस चुनाव में कोई इंपैक्ट दिखाई देता है या नहीं? वोट अधिकार यात्रा की तो कोई गूंज हमें सुनाई नहीं पड़ती है, क्योंकि जो फाइनल लिस्ट के बाद भी जब एक ऑप्शन दे दिया गया कि अगर कोई योग्य मतदाता छूट रहे हैं तो आवेदन करें, फॉर्म 6 भरे और उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ दिया जाएगा, तो फिर कोई उसकी बहुत गूंज बिहार में कहीं नहीं सुनाई पड़ती है कि वोट चोरी कर ली। बल्कि मैं तो मानता हूं कि राहुल गांधी जी के साथ जो तेजस्वी जी की वो यात्रा हुई, तो इनके खुद के मुद्दे डाइल्यूट हुए। और बिल्कुल आपने कहा कि टेक ऑफ कर लिए थे ये, 20 में तो नैरेटिव ही वही बना था कि हाँ हम 10 लाख नौकरी देंगे, और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके आरजेडी आई थी। इस बार थोड़ा सा बात पच नहीं पा रही है कि भाई अगर बिहार में 3 करोड़ के करीब परिवार हैं और उसमें 25-26 लाख नौकरियां हैं, सैंक्शन पोस्ट तो 14 लाख ही है, बाकी तो कुछ संगठित असंगठित ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज्ड है। उसमें 2,75,000 परिवारों को या 70,000 परिवारों को तेजस्वी जी एक सरकारी नौकरी कैसे दे देंगे? ये बात कहीं से न इसका फाइनेंस समझ में आ रहा है, न इसकी इकोनॉमिक्स समझ में आ रही है। कौन सी अभी भी बिहार में साक्षरता दर 71% है, तो 25-30% जो निरक्षर हैं उनको कौन सी सरकारी नौकरी दे देंगे? ये इनका ब्लूप्रिंट अगर इनके पास होगा तो इनको बताना चाहिए। दूसरी चीज, 3,17,000 करोड़ का बजट है बिहार का, और अगर 10,000 की भी नौकरी ये देंगे तो 2,17,000 परिवार वो 10 से भी गुना कर देंगे, तो देख लीजिए कहाँ चल जाता है। जबकि बिहार का अपना इनकम 22 से 23% है, 59% केंद्र की हिस्सेदारी और जो इनको सहायता मिलती है, बाकी तो कर्ज पर ही इनका काम चलता है। वैसी स्थिति में
कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल शून्य कर देंगे और सारा कुछ ये सैलरी पर दे देंगे, ये इम्प्रैक्टिकल लगता है। प्रैक्टिकल मुझे नहीं लगता है। पीपुल को कनेक्ट करेगा नहीं करेगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि इस तरह की बात कर करके तेजस्वी जी उस नैरेटिव को फिर और एक बल देना चाहते हैं जिस नैरेटिव के आधार पर पिछली बार इनको 75 सीटें मिली थी। तो नौकरी वाली बात, हाँ, रोजगार तक हम बात को मान सकते हैं कि ठीक है, हम हर सेक्टर को बूस्ट करेंगे, वो एग्रीकल्चर को, मैन्युफैक्चरिंग को, सर्विस सेक्टर को, और हर घर में एक रोजगार के साधन हो जाएंगे, वहां तक बातें डाइजेस्ट होती है। 10 लाख तक पिछली बारी बात भी डाइजेस्ट हुई थी। यहाँ रिक्तियां पड़ी हुई थी और उन रिक्तियों को जब भरा जाएगा तो उसका एक अलग अलग विभाग, 46 विभाग मात्र है। अब वो 46 विभाग, पहले तो इनको 460 विभाग बनाना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को इनको 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना करना होगा, और तब ना वहां पर एक पॉइंट करेंगे। चपरासी ही बनाएंगे सबको, तो कहाँ बनाएंगे? कोई तो संस्था होगी, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा, मेडिकल कॉलेज होगा, हॉस्पिटल्स होंगे, या जो अलग अलग विभाग है, प्रशासनिक विभाग होंगे। 15 गुना करेंगे तब जा करके। इसलिए ये बात बहुत प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है, इम्प्रैक्टिकल लग रहा है जो तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हर परिवार के लोगों को हम एक सरकारी नौकरी दे देंगे। ठीक है। रह गई रोजगार की बात, रोजगार को लेकर के अगर ये कुछ बोले तो बात डाइजेस्ट हो सकती है। नौकरी वाली बात पच नहीं पा रही है। नौकरी वाली बात पच नहीं पा रही है। मधु मंजरी जी, उन परिवारों का क्या होगा जहां पर कोई शिक्षित नहीं है? उन परिवारों का क्या होगा जिनकी शैक्षणिक योग्यता नहीं होगी? उन परिवारों का क्या होगा जिनके पास कोई स्किल नहीं होगा? उन परिवारों का क्या होगा जो बेचारे गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं और सरकार के अंदर कैसे काम होता है या सरकार के अंदर कैसे नौकरी ली जाती है वो उनको पता ही नहीं है? ऐसे तमाम लोगों का होगा क्या? रोड मैप क्या है? मधु मंजरी जी, कुछ तो बताइए। दीपक जी, मुझे लगता है यही सोच करके कि यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं है, यहाँ शिक्षित लोग नहीं है, यहाँ स्किल्ड वाले लोग नहीं है, यही सोच के लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय यहाँ के मुख्यमंत्री जी बिहार में रोजगार लाने का काम सोचा ही नहीं सोचा कि बिहार को जरूरत है कि आप मेगा IT सिटी दे सके बिहार को। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं सोचे। ये नहीं सोचे प्रधानमंत्री जी कि PM मित्र पार्क बिहार को मिलना चाहिए। इस पे इसीलिए नहीं सोचे क्योंकि बिहार के लोग तो सक्षम ही नहीं है। हमने 20 वर्षों में बिहार के लोगों को शिक्षा दी ही नहीं। 20 वर्ष में बिहार के लोगों को शिक्षा दी नहीं, गरीब लोगों को पढ़ाया नहीं, गरीब लोगों को सिर्फ क्या बोलते हैं 5 किलो अनाज के चक्कर में फुसला के रखा। ना मधु जी, सही बोल, सब सही बोल रही, मैंने आपकी हर बात मानी, पर ये तो बताइए नौकरी कैसे देंगी? 2 करोड़ 80 लाख नौकरी कैसे देंगी ये तो बताइए मधु जी। लोग नहीं शिक्षित है, नहीं पढ़े लिखे लोग, तो इसका जिम्मेवार कौन है? कौन है जिम्मेवार? 20 साल से आपकी सरकार है, आज हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं, तो इसकी जिम्मेवारी मधु जी, मैंने माना गरीबी है, अशिक्षा है, कम साक्षरता दर है, पर नौकरी कैसे देंगी मधु जी? इस पर तो आइए। को जवाब देना चाहिए कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार 2 बैठे, तो इसकी जिम्मेवारी इनको लेनी चाहिए ना। लेकर के बिहार को छोड़ देना चाहिए कि लो हम 20 साल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाए, अपने बच्चे अपने बिहार में स्किल डेवलपमेंट। मधु जी हर बात कर लेंगी पर नौकरी कैसे देंगी ये नहीं बताएंगे। मयंक मौली जी, आपका एक क्विक रिस्पॉन्स फिर मुझे क्लोज करना है, मेरे पास वक्त बहुत कम बचा है। मधु जी रुक जाइए आप, इनको चुप करा लीजिए सर। बिहार में स्नाइप भी लोगों को नहीं बनाया। सर मैं बता देता हूँ कैसे नौकरी देंगे। पहला तो मैं सर पहले मैडम को सर पहले चुप कराइए, ये टाइम बर्बाद कर बिहार के लोगों के बच्चों के साथ आपने जो नाइंसाफी की। मधु जी जैसे ही आप चिल्लाएंगी ना आपकी आवाज कट जाएगी। मधु जी आपकी आवाज कट जाएगी जैसे ही आप चिल्लाएंगी, आप समझिए। तकनीक को भी थोड़ा समझ लीजिए प्लीज। मयंक मौली जी जल्दी से कंक्लूड करिए 30 सेकंड में। सर जैसा कि बताया, मैंने पहले बताया कि ये घर से पकड़ पकड़ के लोगों को उठाएंगे, जमीनें लिखवाएंगे, बाकी करेंगे। रही बात जो अशिक्षित लोगों की जो बात कर रही थी, इनका है ना कैडर सर, हरा मुरेठा बांधेंगे, अपहरण उद्योग में वापस से कहिए क्रांति लाई जाएगी, हर घर से बच्चे उठाए जाएंगे, जो बाहर से आता है वो अपना अपहरण और जो रंगदारी उद्योग है वो वापस आएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 38% जो इनके पिछले बार के जो इनके उम्मीदवार थे वो दागी थे, जिनके ऊपर हत्या, अपहरण, रंगदारी, बलात्कार और यहां तक कि आतंकी घटना में भी शामिल होने का उनके ऊपर आरोप था। वैसे लोगों को तो ये टिकट मांगते हैं। तो वही लोग जब आप इनके हिसाब से जब ये सत्ता में आएंगे तो एक पैरेलल उद्योग जो है अपहरण उद्योग वापस होगा।
वापस से अगर इनके कोरे ख्वाब अगर सच हो गए तो फिर से एक अणे मार्ग में अपहरण की राशियां डिस्कस की जाएंगी, वहां से डिस्कस किया जाएगा कि यहाँ पैसा दो, यहाँ से अपने डॉक्टर या अपने बच्चों को छुड़ा के ले जाओ। तो ये है राजद का इकोनॉमिक फॉर्मूला। अरे बताइए ना 20 साल में क्या किया है? 20 फिर साल आ में क्यों गई, नहीं फिर बच्चे आ पढ़ गई रहे आप हैं? यदमुल्ला क्यों नहीं मैडम, स्किल डेवलपमेंट यदमुल्ला का काम मैडम हुआ? फिर आप आ मयंक गई, जी क्या बकवास किए जा रहे हैं? यदमुल्ला मैडम फिर आ गई, देख लीजिए। बार नहीं चढ़ती चूल्हे पे। अरे बिहार की जनता जान कौन गई है कि था मत जाइए लालू जी शहाबुद्दीन, का, कौन था बताइए कि जिसके 20 लिए साल में आपके आपने नेता क्या ने किया? नारे लगाए? जो बच्चा शहाबुद्दीन पैदा साहब लिया अमर तो वो रहे, जवान हो तस्लीमुद्दीन गया। साहब अमर रहे। बताइए ना कि आप क्यों नहीं कौन पढ़ रहे था? हैं बच्चों को? क्यों नहीं स्किल अच्छा, डेवलपमेंट पे काम किया? ये बताइए ना कि तेजस्वी यादव जी निमुछिया होते हुए 200 करोड़ रुपए के मालिक कैसे बन गए अरे थे? आप बताइए ये ना। बताइए। बस बिहार के यहीं बच्चे पर भी जानना रुकेंगे, यहीं चाहते पर रुकेंगे। देखिए अब ये जुबानी जंग तो है, लगातार चुनाव तक चलती ही रहेगी और चुनाव के बाद भी चलेगी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने आर्गुमेंट को कभी थामते नहीं है, रिजल्ट जो भी आ जाए। लेकिन जबानी जंग पॉलिटिकल पार्टियों के बीच इसी तरह से चलती रहेगी। हमारी इस खास पेशकश लाइव इलेक्शन स्पेशल में आज के लिए इतना ही। फिर किसी मुद्दे के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए